हेलो फ्रेंड्स, जब एक और पूरा भारत और यहाँ तक कि पूरी दुनिया जो है वो कोरोना महामारी, कोरोना पैंडेमिक जैसी समस्या, विकराल समस्या का सामना कर रही है, उस दौर में चारों ओर कोरोना की जब चर्चा हो रही है, उस दौर में जिस एक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है, एक ऐसा इंटरनेशनल इंसिडेंस जिस जो है आज चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया है, वो है इज़राइल और हमास के बीच हो रहा संघर्ष। इज़राइल और जो फ़िलिस्तीनी है, पैलेस्टीनियन है, उनके बीच में जो संघर्ष हो रहा है, ये एक बड़ा घटनाक्रम बन रहा है, एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समस्या का रूप लेता आ रहा है। और लोग तो ये कह रहे हैं कि साहब अब ये जो है एक तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा सकता है, इतनी बड़ी घटना हो सकती है। तो जब ये अरब इज़राइल जो संघर्ष है, या जिसको फ़िलिस्तीन इज़राइल संघर्ष कह रहे हैं, हमास इज़राइल संघर्ष कह रहे हैं, और भी कई नाम है, इसको मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है जो यूरोपियन हिस्टोरियन थे, उनके अनुसार यह यूरोप की जो कॉलोनियल पावर्स है, यूरोप की जो औपनिवेशिक शक्तियाँ थी, ब्रिटेन, फ्रांस, उनके लिए जो है इज़राइल वाला क्षेत्र जो है वो ईस्ट में होता था, और इसको वो मिडिल ईस्ट कहते थे। या ये एशिया का वेस्टर्न पार्ट है, इसलिए इसको पश्चिमी एशिया की समस्या भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड द प्रॉब्लम ऑफ वेस्टर्न एशिया, द क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न एशिया। तो आज जरा इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली अभी जो घटनाक्रम है वो जो है, इट इज़ द टिप ऑफ आइसबर्ग ओनली। वो केवल थोड़ा सा ही हिस्सा दिखाई दे रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत लंबे बड़े बड़े कारण हैं, बहुत गहरे कारण हैं, कूटनीतिक कारण हैं, पॉलिटिकल कॉजेज़ आर देयर, रिलीजियस कॉजेज़ आर देयर, बहुत सारी जो है चीज़ें हैं इसके पीछे। उन सबको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल, और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह। देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक अरब इज़राइल संघर्ष या फ़िलिस्तीन का जो संकट है, ये जनरल स्टडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण है। तो खासतौर पे वो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, हु आर एस्पिरेंट्स ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, वेदर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एसए पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग फॉर SSC एग्ज़ाम्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए हम इसको बहुत सिलसिलेवार देखने की कोशिश करेंगे कि हम इसके अलग अलग पक्ष देखने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि इज़राइल या फ़िलिस्तीन जिसे कहा जा रहा है उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, उसकी ज्योग्राफिकल सिचुएशन क्या है, क्योंकि उसका भी बड़ा योगदान है उसमें। दूसरी चीज़ यह है कि इसका जो इतिहास है, पुरातन इतिहास, जो एंशिएंट हिस्ट्री है, वो क्या है। हम ये भी देखेंगे कि इससे संबंधित आधुनिक इतिहास क्या है, जो एक मूल कारण है इस पूरी समस्या का। और फिर हम ये भी देखेंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है, और इसे समझने की कोशिश करेंगे वहाँ तक जहाँ आज हमास और इज़राइल के बीच में एक बड़ा ज़बरदस्त सैन्य संघर्ष जो है वो चल रहा है। इसमें हम ये भी कोशिश करेंगे कि भारत का अपना क्या व्यू है, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप इसे अंत तक देखिए। आई वोंट गेट यू बोर। आप जो है इससे बोर नहीं होंगे, ये आई कैन एश्योर यू। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आज की जो समस्या है वो पूरी तरह से हमको समझ में आ सकती है। तो देखिए, भौगोलिक स्थिति का जहाँ तक प्रश्न है, इज़राइल जो है, या जिसे फ़िलिस्तीन कहा जा रहा है, वो एशिया का एकदम पश्चिमी भाग में है। यहाँ पर है, देखिए ये इंडिया है, ये आप समझ लीजिए कि ये ये श्रीलंका है, ये अफ्रीका है, ये अरब है, और यहाँ पर कहीं जो है इतना क्षेत्र जो है, ये जो है, इसको मैं और डार्क कर दूँ आपके लिए, ये जो है ये इज़राइल है। बहुत छोटा क्षेत्र, आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश के कुछ 2-3 जिलों को मिला लें तो वो इज़राइल के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, इसी इलाके को, ये जो क्षेत्र है इसको हम थोड़ा बड़ा करके देखें।
ये है इजराइल। आप देखिए कि इधर जो है मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है यहाँ पर। अब इसके आसपास जो देश है उसको आप देखेंगे कि जैसे इधर है, इधर तो इजिप्ट है, मिस्र है, ये वाले इलाके, यहाँ मिस्र है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। इस तरफ जो है जॉर्डन है, और इस तरफ लेबनान है, मतलब नॉर्थ वेस्ट में, और यहाँ नॉर्थ ईस्ट में सीरिया है। ठीक है, ये सारे अरब देश है, ध्यान रखना, ये सारे संस्कृति से अरब है। मतलब अरब जो है ना, एक अरब कोई जाति नहीं है, अरब भाषा भी नहीं है, अरबी भाषा होती है। अरब एक संस्कृति है, कल्चर है। तो ये सब लोग अरब है, मिस्र भी है, जॉर्डन भी है, सीरिया, लेबनान, इवन आप जिन अधिकांश देशों को जानते हैं मिडिल ईस्ट में, इराक है, या जो कुवैत है, या यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, या सऊदी अरब है, या आपका जो ओमान है, यमन है, ट्यूनीशिया है, ये सारे के सारे देश अरब है। तो ये चारों तरफ से अरब से घिरा हुआ है। यहाँ पर एक नदी बहती है इस तरह से, यहाँ से आप समझ सकते हैं, यहाँ ये नदी आके लाल सागर में गिरती है, ये रेड सी है, लाल सागर है, और ये नदी कहलाती है जॉर्डन। नदी का नाम ही जॉर्डन है। उस जॉर्डन नदी के कारण ही इस क्षेत्र का नाम जॉर्डन पड़ा है, इस देश का नाम जॉर्डन पड़ा है। जॉर्डन जो है एक्चुअली ओरिजिनली इट वाज ट्रांस जॉर्डन था, बाद में उसका नाम जॉर्डन हो गया। तो ये तो स्थिति है इजराइल की। ठीक है, अब इजराइल में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट से लोकेशंस है जिनकी बहुत चर्चा होती है। जैसे ये वाला इलाका जो है, यहाँ पर एक जगह है जिसको गाज़ा पट्टी कहते हैं, गाज़ा स्ट्रिप। ठीक है, और यहाँ पर एक जगह है जिसको हम कहते हैं वेस्ट बैंक, पश्चिमी तट, पश्चिमी किनारा। एक क्षेत्र यहाँ पर है जिसको कहा जाता है गोलान हाइट्स, गोलान की पहाड़ियाँ। ठीक है, और एक क्षेत्र यहाँ पर है, छोटा शहर है जो कहलाता है जेरूशलम, या इसको यरूशलम कहते हैं। अब यरूशलम की बड़ी इम्पोर्टेंट लोकेशन है, बड़ा इम्पोर्टेंस है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है और रिलीजियस इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये कई धर्मों का केंद्र है। ध्यान रखना, यरूशलम। पहली चीज़ तो आप ये देखिए कि यरूशलम जो है वो कई वर्षों तक जो एक यहूदी धर्म है उसका केंद्र रहा है। यहूदियों की उत्पत्ति यहाँ से हुई है, जिनको ज्यूज़ कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में यहूदी कहते हैं, उन यहूदियों का केंद्र रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि ईसा मसीह का बर्थ प्लेस भी इसके पास ही है, बेथलेहम, जो वो जगह है जहाँ पर ईसा मसीह का जो ईसाई धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, बेथलेहम इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ ईसा मसीह या जीसस। और जेरूशलम वो जगह है जहाँ पर उनको सजा दी गई थी, उन्हें सलीब पर चढ़ाया गया था। ही डाइड एंड इट इज़ बिलीव्ड बाय क्रिश्चियंस दैट ही विल रीबॉर्न इन यरूशलम इटसेल्फ। यरूशलम में ही जो है उनका दोबारा जन्म होने वाला है। तीसरी चीज़ ये है कि ये मुस्लिमों के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है यरूशलम, क्योंकि यहाँ पर जो है उनके भी कुछ धार्मिक महत्व की जगह है। ख़ासतौर पे यहाँ पर एक अल अक्सा मस्जिद है, अल अक्सा मस्जिद है, और उसके सामने एक हरम अल शरीफ नाम की जगह है। आपने देखा होगा एक बड़ा गोल्डन सा डोम वाला एक मस्जिद यहाँ पर बनी हुई है, स्वर्ण से जड़ित जो है, जिसका गुंबद है। माना जाता है कि वो हरम अल शरीफ है, अल अक्सा मस्जिद उसके बिल्कुल करीब है, और माना जाता है कि वहाँ से जो है हज़रत मोहम्मद पैगंबर जो है वो कभी यहीं से स्वर्ग गए थे, उनकी अंतिम यात्रा यहीं से हुई थी, ऐसा माना जाता है इस्लामिक माइथोलॉजी में। तो ये जेरूशलम में यहूदियों के भी धार्मिक स्थान हैं बड़े इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पर उनका एक जो टेम्पल माउंटेन करके जगह है जहाँ पर टेम्पल बनाया गया था, यहूदियों का मंदिर बनाया गया था। वो मंदिर 2-3 बार बना है, टूटा है, फिर बना है, फिर टूटा है, और उसकी एक दीवार अभी भी है जिसको वेस्टर्न वॉल कहा जाता है, पश्चिमी दीवार कहा जाता है। और वो पश्चिमी दीवार जो है वो आज भी यहूदियों के लिए बहुत पवित्र स्थल है, पवित्रतम स्थल है बल्कि,
वहाँ पर वो लोग जो है वर्शिप के लिए, पूजा पाठ के लिए भी आते हैं यहूदी। तो वो भी बिल्कुल आसपास ही है यरूशलेम में। और मैंने बताया कि ईसाइयों की तो जगह है ही, और इसलिए यहाँ पर होली चर्च ऑफ सेपल्कर करके एक टर्म यूज़ किया जाता, वो चर्च भी है यहाँ पर, बहुत पुराना चर्च, होली चर्च ऑफ सेपल्कर। तो ये यरूशलेम की स्थिति है साहब। तो ये भौगोलिक स्थिति है। मैंने बताया कि इज़राइल जो है ना चारों तरफ से जो है अरब देशों से घिरा हुआ है। खैर, ये भौगोलिक स्थिति है। पुरातन इतिहास की बात करते हैं। पुरातन इतिहास की स्थिति यह है कि एक यहूदी धर्म होता है। यहूदी धर्म, ध्यान रखिए, इस्लाम से भी पुराना है। इस्लाम तो 7वीं शताब्दी ईस्वी में आया है, 7th सेंचुरी एडी में आया है। क्रिश्चियनिज्म से भी पुराना है, क्योंकि क्रिश्चियनिज्म 1st सेंचुरी एडी में आया है। उससे लगभग 2000 वर्ष पुराना है। एंड इट वॉज फाउंडेड बाय हज़रत इब्राहिम। इस्लाम में हज़रत इब्राहिम का उल्लेख है, और हज़रत इब्राहिम के द्वारा, इब्राहिम नाम के एक पैगंबर थे, उनके द्वारा स्थापित किया गया था, प्रोफेट इब्राहिम। और उनका उल्लेख जो है वो 2 जगह मिलता है। एक तो इनकी अपनी एक बाइबल है जिसको हिब्रू बाइबल कहा जाता है, यहूदियों की। उसमें ये सारी कहानियों का, ये सारी माइथोलॉजी का उल्लेख है। दूसरी चीज़ ये है कि जो क्रिश्चियंस की ओल्ड टेस्टामेंट है वो भी इसी से संबंधित है, क्योंकि जो क्रिश्चियंस की बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट नाम के हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं, ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें भी जो है इसका सारा उल्लेख है। क्योंकि जो क्रिश्चियनिज्म है एक्चुअली वो यहूदियों से ही एक अलग हुआ हिस्सा है। आप ध्यान रखिए कि जो ईसा मसीह है या उनके परिवार के लोग हैं, वो सब यहूदी ही थे, वो सब यहूदी थे, ज्यूज थे। तो जो क्रिश्चियंस की जो बाइबल नाम की होली बुक है, उसका जो एक हिस्सा ओल्ड टेस्टामेंट, वो भी इसका वर्णन करता है। तो हज़रत इब्राहिम के द्वारा यहूदी धर्म की स्थापना की गई थी। उसके बाद कई और जो है लोग, बड़े बड़े महत्वपूर्ण और पवित्र जिनको हस्तियां मानी जाती है, ऐसे लोग यहूदी धर्म में हुए। खासतौर पे जेकब कहा जाता है जिन्हें, वो उसको मुस्लिम किताबों में जो है, मुस्लिम माइथोलॉजी में जो है याकूब कहा जाता है, तो वो भी हुए। और ऐसा कहा जाता है कि याकूब का नाम ही इज़राइल था। इज़राइल वाज अनदर नेम ऑफ याकूब और जेकब, ठीक है। इसलिए जो है इस क्षेत्र को जेकब का लैंड कहते हैं या इज़राइल का लैंड कहते हैं। इसका कई दिनों तक इसका नाम इज़राइल लैंड था, इज़राइल की भूमि यानी जेकब की भूमि, याकूब की भूमि। तो वो लोग जो है यहाँ पर शासनरत थे। यहूदियों का शासन था यहाँ पर, यहूदियों का क्षेत्र था ये, और ये कई वर्षों तक यहाँ इसी स्थिति में रहा है। लेकिन बीच में क्या हुआ कि ईरान के कुछ शासक थे, एक कुरुस नाम का शासक था, साइरस, जिसका उल्लेख भारत पर भी आक्रमण करने में मिलता है हमको 5th सेंचुरी BC में। उसने यहाँ पर शासन इस्टेब्लिश कर लिया, उसने यहूदियों को कुछ डिस्प्लेस किया। मतलब यहाँ के इसके बाद जो है यहूदियों को यहाँ से डिस्प्लेस करने की घटनाक्रम होती रही। जैसे जब इस्लाम का उदय हो गया 7th सेंचुरी 622 ईस्वी में इस्लाम का उदय हुआ है, 622 AD हज़रत मोहम्मद पैगंबर ने इस्लाम की स्थापना की थी। और उसके बाद इस्लाम जो है वो उसका प्रचार प्रसार सैन्य तरीके से ही हुआ है, मतलब नए नए क्षेत्रों को जीतना और वहाँ इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। तो इस क्षेत्र पर भी मुस्लिम शासकों का कब्जा हुआ और उन्होंने इसको जो है अपने नियंत्रण में लिया और यहाँ पर अपने इस्टेब्लिशमेंट बनाया, अपनी मस्जिदें बनाई। और उसी बीच जो है वो अलग सा मस्जिद भी बनी है और आपका हरम अल शरीफ भी बना है। लेकिन इसका एक पक्ष और है। एक पक्ष ये कि वो है, मतलब वो जो एक पक्ष है वो है क्रूसेड। एक क्रूसेड नाम का वार हुआ, ये आपने सुना होगा पहले भी। क्रूसेड जो है, क्रूसेड शब्द का अर्थ समझिए पहले तो आप। क्रूसेड जो है वो उसका अर्थ वही है जो इस्लाम में जिहाद का होता है, जिसे हम हिंदी में या हिंदू परंपरा में जिसे हम धर्म युद्ध कहते हैं। धर्म की रक्षार्थ लड़ा गया युद्ध, जिहाद भी ये।
क्रूसेड भी यही है। तो क्रूसेड नाम के युद्धों की पूरी एक बड़ी श्रृंखला हुई है 11वीं से 12वीं और 13वीं शताब्दी तक, बिटवीन क्रिश्चियन स्टेट एंड द मुस्लिम स्टेट, 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में। अब क्रिश्चियन स्टेट कौन सा? रोमन एम्पायर, रोम में शासन करने वाला जो शासन था, राज्य था, वो रोमन एम्पायर, या आप कहें कि जो यूरोप के शक्तियां थी वो। और मुस्लिम देशों में सम्मिलित थे, मुस्लिम देशों में एक ही शक्ति सम्मिलित थी, वो था आपका ओटोमन एम्पायर, ग्रेट ओटोमन एम्पायर कहते हैं, या जिसको महान उस्मानिया साम्राज्य कहते हैं, जो तुर्की के नेतृत्व में लड़ रहा था। तो उस समय जो है ये जो क्रूसेड हुआ, इसमें एक तरफ ईसाई देश थे रोमन एम्पायर के नेतृत्व में, दूसरी तरफ मुस्लिम देश थे, ओटोमन एम्पायर जो है वो लड़ रहा था। इनके बीच में ज़बरदस्त युद्ध हुए। ध्यान रखिए कि ये युद्ध जो है इसने इजराइल और ख़ासतौर पे यरूशलेम को बहुत नुकसान पहुंचा, यहूदियों को बहुत नुकसान पहुंचा। यहाँ से यहूदियों को इन युद्धों के कारण जाना पड़ा। ध्यान रखना, इस युद्ध में कभी रोमन एम्पायर जीतता था, कभी उस्मानिया साम्राज्य जीतता था, लेकिन यहूदियों को हर बार नुकसान हुआ, क्योंकि आप देखिए कि शुरू में जो क्रिश्चियन होते थे वो भी यहूदियों को अपना शत्रु मानते थे। ऐसा कई वर्षों तक माना गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि यहूदियों ने ही ईसा मसीह को मारा है या ईसा मसीह को मरवाया है, इसलिए क्रिश्चियंस भी ज्यूज़ को जो है अपना शत्रु मानते थे। इसलिए उन्होंने भी यरूशलेम से यहूदियों को भगाया है। हालांकि बाद में जो है एक पोप थे, उन्होंने जो है इस बात को बिल्कुल इनकार किया कि नहीं, यहूदीज ज्यूज़ आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ जीसस, यहूदी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो सब, लेकिन वो जो क्रूसेड युद्ध हुआ उसमें यरूशलेम पर आक्रमण हुए, यहूदियों को इन्होंने ही भगाया। जब मुस्लिम जीते तो उन्होंने भी यहूदियों को भगाया, और अल्टीमेटली उन्होंने यरूशलेम और उसके आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा किया, अपने एस्टैब्लिशमेंट इस्टेब्लिश किए। तो ये सब कुछ हुआ 12वीं 13वीं शताब्दी तक ये चलता रहा। अब इसके कारण ये हुआ कि जो यहूदी थे, जो ज्यूज़ थे, क्रूसेड में कौन जीता कौन हारा इससे ज़्यादा लेना देना नहीं, लेकिन जो यहूदी थे उनको तो यहाँ से विस्थापित होना पड़ा। दे हैड टू गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस प्लेस विच इज़ कॉल्ड टू बी इजराइल। वो अलग अलग जगह चले गए, अधिकांश यूरोप चले गए, फ्रांस चले गए, जर्मनी, इंग्लैंड चले गए, इवन अमेरिका चले गए, और वो वहाँ पर भी जाके इस्टेब्लिश हुए। देखो यूरोप, जो ऐसा माना जाता है यहूदियों के बारे में, ज्यूज़ के बारे में, इवन उसमें से कुछ भारत भी आए, ध्यान रखना, उसमें से कुछ भारत भी आए। तो ऐसा माना जाता है कि बहुत मेहनती होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत मतलब विकासशील मानसिकता के होते हैं। तो वो जहाँ भी गए उन्होंने अपना इस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिश किया, इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, नौकरियाँ की, साइंटिस्ट बन गए। आप देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो भी ज्यूज़ है। तो अलग अलग जगह इस्टेब्लिश हो गए, पैसा था उनके पास, काफ़ी अच्छी प्रतिष्ठा भी थी। बट द ओनली प्रॉब्लम वॉज दैट कि उनके पास अपना मदरलैंड नहीं था, बल्कि वो उसको फादरलैंड कहते थे। जैसे हम कहते हैं हमारी मातृभूमि नहीं है, वो कहते थे फादरलैंड नहीं, पितृभूमि नहीं है। तो साहब उनके पास पितृभूमि नहीं थी, और उसकी बहुत ज़्यादा जो है उनको मतलब इस बात की टीस थी, इस बात का गहरा दुख था कि साहब हमारे पास अपना कोई मदरलैंड नहीं है, एंड वी आर डिस्प्लेस्ड पीपल, हम विस्थापित लोग हैं। अच्छी जगह थे, मतलब वो जर्मनी में भी थे, जर्मनी के बहुत सारे उद्योग उनके पास थे हिटलर से पहले। तो इस तरह से ज्यूज़ जो है वो सारी तरफ फैल गए। लेकिन यहाँ से हिस्ट्री हमको पढ़नी है, यहाँ से हिस्ट्री आपको समझ में आएगी जो आज की परिस्थितियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मॉडर्न हिस्ट्री को हम लेते हैं वहाँ से जहाँ प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918, पहला विश्व युद्ध हुआ। तो पहला विश्व युद्ध जो हुआ उसमें एक तरफ इंग्लैंड, फ्रांस और इवन रूस भी और अमेरिका भी ये थे, दूसरी तरफ था जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया और स्पेन जैसे देश, स्पेन नहीं था बुल्गारिया था, ठीक है, ये सारे देश थे। तो युद्ध हो रहा था। इसी युद्ध के दौरान देखो, हर देश युद्ध के दौरान संकट में रहता है, हर देश युद्ध के दौरान अपनी शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लेना चाहता है ताकि युद्ध में उसकी विजय जो है सुनिश्चित की जा सके। तो इन ऑर्डर टू गेट एम्पावर्ड, इन ऑर्डर टू गैदर स्ट्रेंथ, इंग्लैंड ने क्या किया
यहूदियों को अपना 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 समर्थक बनाने की कोशिश की कि दुनिया में जहाँ जहाँ यहूदी है वो इंग्लैंड का साथ दे। तो इसी क्रम में इंग्लैंड का एक विदेश मंत्री था आर्थर बाल्फोर। उसने 1917 में एक घोषणा की कि साहब इस युद्ध के बाद हम यहूदियों को उनकी पितृभूमि उपलब्ध कराएंगे। वी विल मेक अवेलेबल द फादरलैंड टू द ज्यूज। तो साहब इसने यहूदियों को इस ने बहुत अपील किया इस घोषणा ने। इसको बाल्फोर घोषणा कहते हैं, बाल्फोर डिक्लेरेशन कहते हैं, याद रखना। तो बाल्फोर डिक्लेरेशन 1917 में हुआ। आर्थर बाल्फोर नाम के विदेश मंत्री, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंग्लैंड, उसने घोषणा की और उसमें यह कहा गया कि यहूदियों को उनकी पितृभूमि उपलब्ध कराई जाएगी। पितृभूमि कहाँ उपलब्ध कराएगी? स्वाभाविक सी बात है कि यहीं पर इजराइल में उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, यहूदी इससे बहुत प्रसन्न हुए और यहूदियों ने सहायता भी की और इस युद्ध में इंग्लैंड जीत भी गया। ठीक है, इस युद्ध में इंग्लैंड जीत भी गया। ऐसा हालांकि यहूदियों पर कई देशों में बाद में आरोप लगा कि इन्होंने इंग्लैंड का साथ दिया, खासतौर पे जर्मनी में। और ख़ासतौर पे ये माना गया कि जर्मनी की इस युद्ध में पराजय का बड़ा कारण यह है कि यहूदियों ने जो है जर्मनी का साथ देने की बजाय इंग्लैंड का साथ दिया। यही कारण है कि आप कहीं पढ़ते होंगे कि साहब हिटलर ने जो है यहूदियों को बहुत सताया। हिटलर जो बाद में जर्मनी का, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का शासक बना, तानाशाह बना, उसने उनको बहुत सताया, उनको टॉर्चर कैंप में डाला और उनको तरह तरह से जो है प्रताड़नाएं दी गई। तो साहब जो भी है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उसमें यहूदियों ने इंग्लैंड का साथ दिया। एक दूसरा पक्ष और देखिए, इस समय तक जैसे यहाँ पर ये सब जॉर्डन, सीरिया, लेबनान जैसे देश दिख रहे हैं, ये देश नहीं थे उस समय तक। ये सारा क्षेत्र जो है ओटोमन एम्पायर के अंतर्गत आता था। टर्की का एक महान, बहुत बड़ा राज्य था जिसको महान ओटोमन एम्पायर कहते थे या महान उस्मानिया साम्राज्य कहते थे। ये सब तुर्की के अंतर्गत आता था। इवन ये क्षेत्र जो इजराइल वाला क्षेत्र है ये भी तुर्की के पास ही आता था। तो कभी जो है इंग्लैंड ने एक तरफ दूसरी घोषणा भी की थी। इंग्लैंड ने यह भी कहा था यहाँ के जो लोग थे, देखो ये लोग अरबी है, मतलब यहाँ जो मुस्लिम लोग रहते थे, इजराइल में जो मुस्लिम लोग रहते थे वो धर्म से मुस्लिम थे, ठीक है, संस्कृति से अरबी थे और क्षेत्र के कारण कहलाते थे फिलिस्तीनी। जैसे लेबनानी है, सीरियन है, जॉर्डनी कहलाएंगे या मिस्र के कहलाएंगे। तो ये लोग जैसे सीरियन है तो सीरियन मुस्लिम है लेकिन संस्कृति से अरबी है, लेकिन क्षेत्र के कारण सीरियन कहला रहे हैं, बिल्कुल ऐसा। तो ये लोग यहाँ जो लोग रहते थे मुस्लिम लोग, वो लोग कहलाते थे फिलिस्तीनी। हालांकि वो अरबी थे और जाति से क्या थे, मुस्लिम थे। लेकिन उन पर कब्जा था किसका, उस्मानिया साम्राज्य का, तुर्की साम्राज्य का। इस चीज़ को बहुत क्लियरली समझ लेना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है यहाँ पर। फिर से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर इजराइल वाले क्षेत्र में उस समय जो मुस्लिम रहते थे वो फिलिस्तीनी कहलाते थे और ये जो क्षेत्र था ये जो है जो उस्मानिया साम्राज्य है या जो तुर्की का ओटोमन एम्पायर था उसके पास था। तो इंग्लैंड ने इन फिलिस्तीनियों को भी एक वादा किया कि साहब युद्ध के बाद हम आपको भी एक आपका देश दे देंगे, मतलब तुर्की से स्वतंत्र करा देंगे। आप देखिए ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की के विरुद्ध लड़ रहा था इंग्लैंड। फिर से मैं बता रहा हूँ, एक तरफ जो है जो मित्र राष्ट्र थे जिसमें ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस था, अमेरिका था, और दूसरी तरफ से जर्मनी और ऑस्ट्रिया और तुर्की, बल्गारिया भी था। तो तुर्की के विरुद्ध लड़ा जा रहा था इंग्लैंड। तो इंग्लैंड तुर्की को हराने के लिए यहाँ के जो फिलिस्तीनी थे उनको तुर्कियों के विरुद्ध भड़का रहा था कि भाई आप हमारा साथ दो, हम आपको यहाँ पर आपका देश दे देंगे। मतलब एक ही जगह में दो बड़ा डबल गेम खेल रहा था इंग्लैंड, कि यहीं की जगह पर उसने फिलिस्तीनियों को भी वादा किया कि हम आपको क्षेत्र उपलब्ध कराएंगे। एट द सेम टाइम, बाय मीन ऑफ दिस बाल्फोर डिक्लेरेशन, ही वाज एश्योरिंग टू द ज्यूज ऑल्सो दैट वी विल प्रोवाइड यू योर फादरलैंड। समझ में आ रहा है? तो साहब ये स्थिति थी मॉडर्न हिस्ट्री में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड जीत गया, और इंग्लैंड जब जीत गया तो जो पराजित राष्ट्र थे, जर्मनी पराजित था, ऑस्ट्रिया पराजित था, और मैंने बताया कि तुर्की पराजित था, जिसको हम ओटोमन एम्पायर कह रहे हैं, वो पराजित था। तो इनके कुछ क्षेत्रों को प्रशासन चलाने के लिए विजेता राष्ट्रों को दिया गया,
प्रशासन चलाने के लिए। ये नहीं कि ये क्षेत्र आपका हो जाएगा, बस ये कि आप यहाँ का प्रशासन चलाएंगे, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करेंगे। फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज ओनली द डिफरेंट रीजन्स ऑफ और डिफरेंट कॉलोनीज ऑफ द डिफीटेड स्टेट्स वेयर हैंडेड ओवर टू द विक्टर कंट्रीज। जो विजेता राष्ट्र थे उनको पराजित राष्ट्रों के कुछ क्षेत्र दे दिए गए प्रशासन प्रबंध के लिए। इसको मैंडेट सिस्टम कहते हैं। मैंडेट सिस्टम, अधिष्ठित राज्य करके कुछ शब्द होता था हिंदी में, मैंडेट सिस्टम कहते थे। तो मैंडेट सिस्टम के अंतर्गत कुछ क्षेत्र, जैसे ये जो फिलिस्तीन वाला क्षेत्र था, ये क्षेत्र जो है इंग्लैंड को दिया गया था। जैसे लेबनान वाला क्षेत्र जो है वो फ्रांस को दिया गया था। ट्रांस जॉर्डन जो है ये भी जो है फ्रांस को दिया गया था। लेकिन जो फिलिस्तीन वाला क्षेत्र है, पैलेस्टाइन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो दैट रीजन वाज गिवन टू इंग्लैंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओनली। दैट वाज नॉट कंप्लीटली हैंडेड ओवर टू इंग्लैंड। इसको समझना, ये मैंडेट सिस्टम के अंतर्गत दिया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो साहब यहाँ पर प्रशासन जो है काफ़ी हद तक अब इंग्लैंड चलाने लगा। अब जब इंग्लैंड चलाने लगा तो उसको उस पर दबाव था, और उस पर दबाव दोनों का था। चूंकि उसने यहूदियों को कहा था कि साहब आपको फादरलैंड देंगे, तो यहूदियों का दबाव था कि साहब अब आप इस क्षेत्र पर काबिज ही हो गए हो तो हमको यहाँ पर दो। दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों का दबाव भी था कि आप स्वतंत्र कर दो, क्योंकि आपने ये कहा था कि हाँ आप फिलिस्तीनियों को उनका देश मिलेगा। तो साहब इस पूरी कश्मकश में कई बार फिलिस्तीन के लोगों का इंग्लैंड से झगड़ा होता था, कई बार यहूदी लोगों का होता था। लेकिन इंग्लैंड का झुकाव यहूदियों की तरफ था, बीइंग ए क्रिश्चियन स्टेट। चूँकि इंग्लैंड क्रिश्चियन स्टेट था और इजराइल जो है वो एक यहूदी स्टेट था, तो उसका स्वाभाविक झुकाव जो है वो इजराइल की तरफ था। तो धीरे धीरे इंग्लैंड ने क्या किया, यहाँ पर यहूदियों को बसाना शुरू किया। उन्होंने, चूँकि यहाँ शासन वही चला रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर यहूदियों को बसने की अनुमति दी, उनको यहाँ पर बसाया गया। अच्छा, बसाया बड़े धीरे धीरे बसाया गया, तो ज़्यादा एकदम ऐसा कोई अभियान नहीं चलाया गया, तो पता भी नहीं चला फिलिस्तीनियों को। और इजराइल के जो लोग, मतलब जो यहूदी थे, उनके पास पैसा भी था, धन भी था, तो वो जो है बड़ी आसानी से यहाँ लैंड खरीदते गए, ज़मीन खरीदते गए। फिलिस्तीनियों को लग रहा था कि अपनी ज़मीन बड़े ऊंचे भाव पर बिक रही है, तो वो खुश भी हो रहे थे, ज़मीन बेच रहे थे। लेकिन धीरे धीरे करके इस तरह से यहूदियों की संख्या काफ़ी बड़ी हो गई इस क्षेत्र में, यहाँ पर। ठीक है, जब ज़्यादा संख्या हो गई तब फिलिस्तीनियों को समझ में आया कि साहब ये तो बड़ा अपने विरुद्ध षड्यंत्र हो रहा है, तो उन्होंने इंग्लैंड पर और दबाव डाला। अब इसके कारण कई बार जो फिलिस्तीनी होते थे उनकी यहूदियों से झड़प होती थी, कई बार इंग्लैंड से झड़प होती थी। अब इंग्लैंड को भी थोड़े दिन बाद लगने लगा कि साहब ये प्रॉब्लमेटिक एरिया है, अपने को यहाँ से निकल लेना चाहिए। जैसे भारत से गए, भारत में जब प्रॉब्लम बढ़ती गई इंग्लैंड के लिए, तभी वो गए। कहते ज़रूर है कि हमने स्वतंत्रता संग्राम जीता है, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम जीतने के साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत में इंग्लैंड के लिए परिस्थितियाँ बहुत कठिन हो गई थी, प्रॉब्लमेटिक हो गई थी, इसलिए चले गए वो लोग। खैर जो भी है, तो यहाँ जब दबाव पड़ने लगा तो इंग्लैंड को लगा कि सब इस समस्या से मुक्ति चाहिए हमको। और मैंने बताया कि उसका झुकाव किसकी तरफ था, इजराइल की, मतलब यहूदियों की तरफ था। तो 1948 में, 1948 में लगभग अचानक इंग्लैंड ने यह घोषणा की कि साहब हम इस क्षेत्र को मैंडेट सिस्टम से अलग कर रहे हैं और हम यहाँ से इस क्षेत्र को छोड़ के जा रहे हैं। तो फिलिस्तीन क्षेत्र को मैंडेट से मुक्त किया गया, इंग्लैंड वहाँ से चला गया। एंड इमीडिएट आफ्टर दिस डिक्लेरेशन बाय इंग्लैंड ने जैसे ये कहा कि साहब हम इस क्षेत्र को छोड़ के जाएंगे और अब ये मैंडेट सिस्टम में नहीं रहेगा, उसके तत्काल बाद 1948 में ही यहूदियों ने इस क्षेत्र को इजराइल देश के रूप में घोषित कर दिया कि साहब ये क्षेत्र अब एक इजराइल देश। ये याद रखना, 1948 में इजराइल जो है वो अस्तित्व में आया है, भारत के साथ ही आया। इसलिए तो लोग बोलते हैं कि भारत और इजराइल लगभग भारत के 1 साल बाद हुआ, बल्कि वो तो स्वतंत्र, लेकिन वो कहाँ है और हम कहाँ हैं, ये भी बात करते हैं। खैर ये अभी मुद्दा नहीं है। तो 1948 में इजराइल स्वतंत्र हो गया और कुछ देशों ने इसको इमीडिएटली मान्यता भी दे दी, खासतौर पे अमेरिका ने, बाद में इंग्लैंड ने भी दी, बाद में फ्रांस ने भी दी। तो साहब धीरे धीरे करके इजराइल जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिल गई, राजनयिक मान्यता जिसको मैं कहूँ, डिप्लोमेटिक एफिलेशन भी उसको मिल गया बाय वेस्टर्न कंट्रीज़, वेस्टर्न पावर्स, खासतौर पे अमेरिका जैसा देश है, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश है, उन्होंने इसको मान्यता भी दे दी। अब साहब यहाँ बन गया इजराइल नाम का देश, जो अभी तक फिलिस्तीनी क्षेत्र था और जो आता था ओटोमन एम्पायर के अंतर्गत।
ठीक है। और ओटोमन एम्पायर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड यहाँ पर अपना एक मैंडेट सिस्टम चला रहा था, मैंडेट के अंतर्गत शासन चला रहा था। इंग्लैंड जैसे ही गया 1948 में इजराइल ने इसको अपने मतलब यहूदियों ने इसको अपने देश के रूप में घोषित किया और इसका नाम रखा इजराइल, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। लेकिन साहब ये तो मतलब ये मतलब चीज़ की मतलब घटनाक्रम की समाप्ति थोड़ी थी, ये तो घटनाक्रम की शुरुआत थी, क्योंकि फिलिस्तीनी जो है इसको आसानी से स्वीकार करने वाले नहीं थे। और फिलिस्तीनी तो ठीक है, यहूदियों जो है उनके मुख्य शत्रु जो है वो तो अरबी थे, अरबी, या मैं कहूं कि मुस्लिम थे। तो साहब यहूदियों को ये देश बनाने से वो रोकेंगे। अब आप देखो कि चारों तरफ इसके चारों तरफ जो है, जैसे यहां पर मिस्र है, यहाँ पर जॉर्डन है, यहाँ पर अगर देखें या ये वाले नक्शे में देखें तो ये मिस्र है, ये जॉर्डन है, सीरिया, लेबनान, सारे मुस्लिम देश हैं, सारे अरबी देश है। और इसके इधर भी जॉर्डन से इधर अगर आप जाएंगे तो इराक है, कुवैत है, और फिर सऊदी अरब है, यूएई है, और फिर आपका ओमान है, ये सारे देश है। तो ये सारे देश इसको सहन थोड़ी करेंगे। तो साहब यहाँ से फिर अरब देश कोई एक देश नहीं है, ध्यान रखना। ये सब मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक, कुवैत, ये सब जो है अरबी देश। तो इनके बीच संघर्ष शुरू होता है। इसको अरब इजराइल संघर्ष कहते हैं, अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। और ये बहुत लंबा चला है, ध्यान रखना। अरब इजराइल संघर्ष जो है वो बहुत लंबा चला है, बहुत लंबा चला। मैं आपको बताऊं कि अरब इजराइल संघर्ष जो है उसमें कई युद्ध हुए हैं। 1948 में पहला युद्ध हुआ। जैसे इजराइल बना वैसे ही मिस्र के नेतृत्व में, इजिप्ट के लीडरशिप में सारे अरबी देशों ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया। लेकिन इजराइल जो है, मैंने बताया कि वो थोड़े समृद्ध और बड़े कठिन परिश्रम करने वाले लोग हैं, वो हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने जो है इनको ज़बरदस्त तरीके से हराया, सारे इजराइल को हराया, सारे अरबी देशों को हराया इजराइल ने। अरबों ने इस युद्ध को नाम दिया था अल नकाबा, अल नकाबा। तो अल नकाबा जो है वो सफल हुआ, क्योंकि इजराइल जो है वो पराजित नहीं किया जा सका इनके द्वारा, चारों तरफ से अरबों के द्वारा घिरे होने के बावजूद, ठीक है। आप देखिए इसके बाद अगला युद्ध हुआ 1956 में। 1956 में, ध्यान रखना, लंबे समय तक मिस्र ने ही अरबों का नेतृत्व किया है। 1956 में मिस्र का शासक था कर्नल नासिर। और नासिर जो है वो, आपने कर्नल नासिर का नाम पहले भी सुना होगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में भी, नॉन अलाइन मूवमेंट की स्थापना में भी उनकी बड़ी भूमिका थी। तो नासिर जो है वो जो है पश्चिमी देशों से बहुत नाराज़ था, क्योंकि पश्चिमी देश जो है वो लगातार इजराइल का साथ दे रहे थे। और उनको अरबों के दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि पश्चिमी देशों, खासतौर पे इंग्लैंड के षड्यंत्र के कारण ही फिलिस्तीन हमारे हाथ से निकल गया और इजराइल देश बन गया। इसलिए पश्चिमी देशों से बहुत नफरत करते थे, आज भी करते हैं। तो साहब नासिर ने क्या किया, यहाँ से एक नहर जाती थी जिसको सुएज नहर कहते हैं, सुएज कैनाल। And this canal was being used by Western countries for the purpose of their trade with the Asian countries. यहाँ से वो जो है अक्सर नावें जाती थी, आज भी जाती है। तो बनाई तो ये थी, ब्रिटेन फ्रांस ने मिलकर बनाई थी आपके इजिप्ट के साथ, क्योंकि ये इजिप्ट का क्षेत्र है जहाँ से ये नहर है, वो मिस्र का ही क्षेत्र है। लेकिन क्षेत्र बनाया तो ब्रिटेन फ्रांस के पैसे से था, लेकिन क्षेत्र तो कर्नल नासिर का था, इजिप्ट का था। 1956 में कर्नल नासिर ने इसका नेशनलाइजेशन डिक्लेयर किया, इसका राष्ट्रीयकरण किया कि सब सुएज कैनाल इज नो मोर एन इंटरनेशनल कैनाल, रेदर इट इज़ ए नेशनल कैनाल एंड वी वॉन्ट, मतलब हम डिसाइड करेंगे कि कौन यहाँ से निकलेगा और कौन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो उसी मुद्दे पर फिर से एक बार युद्ध शुरू हो गया। इजराइल ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर आक्रमण किया मिस्र पर, और फिर अरबी देशों ने साथ दिया। आप देखिए कि इसमें अरब लीग की भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट भूमिका है। अरबी देशों ने एक अरब लीग नाम का संगठन बना लिया था, जिसमें मिस्र था, लेबनान था, सीरिया, जॉर्डन, और फिर बाद में आपके ये जो
इराक है, कुवैत है, ये भी बन गए। आज तो 22 देश है उसमें, यूएई भी है, सऊदी अरब भी है, ओमान भी है, यमन भी है, बहुत सारे देश हैं, लीबिया भी है, ट्यूनीशिया भी, बहुत सारे 22 देश हैं। तो ये अरब लीग की बड़ी भूमिका थी। अरब लीग मिलके ही इनके साथ युद्ध लड़ता था। लेकिन आप देखिए कि 56 के युद्ध में भी इजराइल ही जीता। युद्ध चलता रहा, 1967 में भी हुआ, 1967 में तो बड़ा जबरदस्त युद्ध हुआ था। लेकिन इस युद्ध में भी इजराइल ने मिस्र को बहुत बुरी तरह पराजित किया और मिस्र के कई क्षेत्र छीन लिए। ध्यान रखना, मिस्र के कई क्षेत्र छीन लिए। यहाँ पर इसके नीचे जो है एक सिनाई नाम का प्रायद्वीप है, ये नीचे वाला सिनाई प्रायद्वीप, वो छीन लिया था। ये जो गाजा स्ट्रिप है ये भी पहले मिस्र के पास थी, ये भी छीन ली थी। इवन यरूशलेम उस समय जो है कुछ मुस्लिम संगठनों के पास था, यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया था 1967 में। 1967 का वॉर बहुत डिसाइसिव है क्योंकि उसके द्वारा इजराइल का निर्माण पूरा हुआ। उसने कई क्षेत्रों पर कब्जा किया। मिस्र से गाजा पट्टी जीत ली, यरूशलेम जीत लिया, सिनाई का प्रायद्वीप जीता, सिनाई का जो पेनिनसुला था वो जीता, जॉर्डन को भी पराजित किया और उससे ये वाला जो वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र था ये जीत लिया और कुछ शहरों पर भी कब्जा किया, सीरिया को पराजित किया और ये गोलान हाइट्स वाला क्षेत्र जीता। तो 1967 का वॉर बहुत डिसाइसिव था। और भी युद्ध हुआ, आप देखिए। इसके बाद 1972 में भी हुआ, फिर 1976 में भी हुआ। लगातार युद्ध हुए इजराइल के। आप लेकिन इजराइल की जिजीविषा देखिए, इजराइल की जीने, जिंदा रहने और जीतने की इच्छा देखिए, जीवटता देखिए कि चारों तरफ अरबी देश, चारों तरफ मुस्लिम, चारों तरफ शत्रु है। वो आप देखिए कि रामचरितमानस में विभीषण जो है लंका में अपनी स्थिति जब बताते हैं हनुमान को, तो बताते हैं कि सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिम दसनन मह जीभ बिचारी। जिम दसनन मह जीभ बिचारी, जिस तरह दांतों के बीच में जीभ की स्थिति है कि जीभ को इतना ज़्यादा चलना होता है बोलने के लिए, खाने के लिए, और चारों तरफ दांत जैसे शत्रु है जो कभी भी काट सकते हैं, फिर भी जो है चतुराई से रहते हैं। आप देखिए इजराइल की भी स्थिति ऐसी, चारों तरफ अरबी देश, फिर भी जीवटता के साथ रह रहा है। और फिर भी आप देखिए लगातार युद्धों में उसने अरबों को हराया, डिस्पाइट ऑफ देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब लीग। तो लगातार ये स्थिति चलती रही। लेकिन ये जो स्थिति मैंने बताई है, ये आपको बताई है कि किस तरह से अरबी देश जो है वो इजराइल को पराजित करना चाहते थे। ये तो बाहर का संघर्ष था। एक संघर्ष अंदर का भी तो है कि यहाँ जो फिलिस्तीनी लोग रह रहे थे, भाई इजराइल ने यहाँ देश बना लिया, लेकिन वहाँ जो मुस्लिम लोग रह रहे थे जिनको हम फिलिस्तीनी कहते हैं, वो भी तो प्रयास कर रहे थे अपनी आज़ादी का। तो वो भी प्रयास कर रहे थे। आप देखिए कि एक पीएलओ नाम का ऑर्गेनाइजेशन था। यहाँ से आपको कुछ मॉडर्न हिस्ट्री समझ में आने लगी क्योंकि शायद ये अभी रिसेंट का मामला है। ये पीएलओ, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बना तो 1945 में था, लेकिन 60-65 के बाद, सॉरी बना 1945 में, 1964 में बना, 1964 में बना है, लेकिन 67 के बाद ज़्यादा सक्रिय होता है। आपने सुना होगा इसके लीडर थे यासिर अराफात, जो फ़िलिस्तीन की जो है एक निर्वासित सरकार चलाते थे, पहले दमिश्क में यानी सीरिया में, बाद में ट्यूनीशिया में। तो यासिर अराफात इसके लीडर थे। पीएलओ, फ़िलिस्तीन, हम इसको फ़िलिस्तीन मुक्ति मोर्चा बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इट इज़ पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है लगातार काम कर रहा था ये, लेकिन उदार तरीके से काम कर रहा था, बातचीत के द्वारा, और दूसरा ये भी मान के कि यहूदी जो है इजराइल की एक सच्चाई है, यहूदी जनसंख्या, उसको आप हटा नहीं सकते। तो टकराव के बिना समझौतावादी तरीके से जीतना चाह रहे थे, डेमोक्रेटिक मैनर में, लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत करके जो है फ़िलिस्तीनी क्षेत्र प्राप्त करना चाहते थे। अब इनकी मांग ये थी कि जो जहाँ पर फ़िलिस्तीन बहुल क्षेत्र है वो क्षेत्र जो है इजराइल से अलग करके अलग देश बना दिए जाने चाहिए, इनकी ये मांग थी। ठीक है। अब इसी बीच आप देखिए कि समझौते भी हुए। 1978 में एक समझौता हुआ जिसको कैंप डेविड समझौता कहते हैं, कैंप डेविड एकॉर्ड कहते हैं। यूएस के प्रयास से, अमेरिका के प्रयास से ये समझौता हुआ बिटवीन पीएलओ एंड इजरायली गवर्नमेंट, लेकिन वो लंबे समय तक काम कर नहीं पाया। फिर से संघर्ष होते रहे। अब इसमें सैन्य संघर्ष भी चलता रहा। हालांकि पीएलओ जो है
वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पक्ष में नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे मतलब जो फिलिस्तीन थे उनमें भी मतभेद थे। जैसे पीएलओ चाहता था कि शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकार प्राप्त किए जाएं, गांधीवादी तरीके से। और लेकिन कुछ ऐसे लोग थे, युवा जो वर्ग था, वो चाहता था कि नहीं हमको तो सैन्य संघर्ष करना ही पड़ेगा, तभी हम फिलिस्तीन प्राप्त कर सकते हैं। तो धीरे धीरे दो भागों में भी बट रहा था। इसी बीच आप देखिए 1993 में एक समझौता हुआ, 1993 में। इसको चूँकि नॉर्वे में हुआ था, नॉर्वे जो है पूरी दुनिया में शांति के प्रयासों के लिए जाने जाने वाला देश है, तो नॉर्वे जो है वहाँ पर एक समझौता हुआ, इसको ओस्लो एकॉर्ड कहते हैं। 1993 की बात है, ओस्लो एकॉर्ड। और ओस्लो एकॉर्ड जो है वो हुआ है यासिर अराफात जो पीएलओ के हेड थे, और उस समय आपके इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे शिमोन पेरेज, और उस मध्यस्थता की थी, एक तो नॉर्वे ने भी की और दूसरा अमेरिका ने की। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे क्लिंटन साहब। तो इन तीनों के प्रयास से बड़ा ज़बरदस्त समझौता हो गया, इसको ओस्लो समझौता कहते हैं। समझौता ये हुआ कि साहब कुछ क्षेत्र जहाँ पर फ़िलिस्तीनी जो है वो बहुलता में है, ख़ास तौर पे गाज़ा स्ट्रिप की बात कर ली गई, यहाँ पर वेस्ट बैंक की भी बात थी। ये जो क्षेत्र होंगे, इन क्षेत्रों में एक लोकल अथॉरिटी बना दी जाएगी, और वो अथॉरिटी में जो है वो फ़िलिस्तीनी शासन करेंगे, उनको कुछ अधिकार दे देंगे। जैसे एक नगर पालिका को या ऐसे जो अथॉरिटी होती है उसको जैसे अधिकार दे दिए जाते हैं, वैसे कुछ अधिकार दे देंगे। सैन्य अधिकार अभी भी इजराइल के पास रहेंगे, लेकिन बाकी जो स्थानीय शासन के अधिकार है वो पैलेस्टीनियंस को दे दिए जाएंगे। तो गाज़ा पट्टी में भी और इधर वेस्ट बैंक में भी। ये समझौता 1993 में ओस्लो एग्रीमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वाकांक्षी समझौता था। और इसके बाद लगने लगा कि साहब इसके बाद जो है मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम जो है, पश्चिम एशिया की समस्या, फ़िलिस्तीन इजराइल की समस्या ख़त्म हो जाएगी। आप देखिए कि ये कितना महत्वाकांक्षी, कितना एम्बिशियस एकॉर्ड था कि इसी के कारण तीनों को जो है उस साल का नोबेल पुरस्कार दिया गया, क्लिंटन को भी और आपके शिमोन पेरेज को भी और यासिर अराफात को भी। लेकिन साहब ये चला नहीं ज़्यादा, कुछ दिनों तक तो चला, बढ़िया चला। एक यहाँ पर सरकार बनाई गई और वो शासन करने लगी। लेकिन आप देखिए कि इस बीच यासिर अराफात की डेथ हो गई, महमूद अब्बास जो है पीएलओ के हेड बने और वही यहाँ पर शासन चलाने लगे। एक आध बार उनसे असंतोष भी हुआ, भाई एंटी इनकम्बेंसी तो हो गई, तो जो महमूद अब्बास थे वो उनका जो शासन यहाँ पर था गाज़ा पट्टी में, उसके विरुद्ध लोगों में असंतोष हुआ। उस असंतोष के परिणाम स्वरूप एक मिलिटेंट ग्रुप जो है, जो उग्र विचारों वाला था, जो हिंसक विचारों वाला था, जो सैन्य संघर्ष के द्वारा फ़िलिस्तीनी की आज़ादी चाहता था, वो उभरा। 2006 में गाज़ा पट्टी में के चुनाव में जीत गया हमास। ये गाज़ा पट्टी के चुनाव में जीता और सत्ता इसके पास आई। इसने अपना शासन चलाना शुरू किया, लेकिन ये बहुत उग्र विचारों वाला था। धीरे धीरे इन्होंने इस तरह से कानून में परिवर्तन करना शुरू किया, इस तरह शासन चलाना शुरू किया जो इजरायली हितों के खिलाफ था। सब इजराइल तो मैंने बताया कि बहुत उग्र तरीके से काम करता है, वो इन सब चीज़ों को सहन करने वाला नहीं था। तो उसने हमास पर जो है ऐसे हमास पर रोक लगाई, हमास की सरकार को भंग कर दिया, और यहीं से फिर उनके बीच में सैन्य संघर्ष भी चला। ठीक है, ध्यान रखना है। एक और ग्रुप यहाँ पर है फतह एक्चुअली पीएलओ का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। फतह जो है वो पीएलओ का ही एक संगठन है, जो युवाओं का संगठन है। मतलब पीएलओ का युवा विंग जो है उसको आप फतह कह लीजिए। तो वो भी शासन चलाता था, लेकिन बाद में यहाँ से फतह और हमास अलग हो गया। जैसे जैसे हमास उग्र होता गया, इजराइल से टकराव में की ओर चला गया, फतह उससे अलग होता गया। हालांकि अभी 2014 में दोनों में फिर से एक बार एग्रीमेंट हो गया, फिर से साथ में काम करने लगे। तो साहब ये यहाँ तक मतलब हमास के आने के बाद फिर से वो सारा जो ओस्लो समझौता था वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया, और फिर से एक बार जो है लड़ाइयाँ जो है वो शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये एक मेजर कारण है हमास और इजराइल के बीच में संघर्ष का। ठीक है, अब जो रीसेंट कारण है वो तो बड़ा आसान है कि साहब गाज़ा पट्टी जो है यहाँ पर चूँकि हमास का होल्ड सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ से वो जो है आक्रमण कर रहे हैं। यहाँ से उन्होंने रॉकेट दागे और फिर बाद में
उनके सारे इस्टेब्लिशमेंट पर आक्रमण करना शुरू किया इजराइल ने और ज़बरदस्त तरीके से उन पर हवाई हमले किए। अब इस बीच जो है यरूशलेम का भी एक मुद्दा हुआ। यरूशलेम जो है, इजराइल ने यरूशलेम पर 1967 में जो है कब्जा कर लिया था। उसके बावजूद कुछ क्षेत्र वहाँ पर मस्जिद, जो अलग सा मस्जिद थी, उसको उन्होंने वैसा का वैसा रहने दिया, वो मुस्लिम अथॉरिटी के पास ही रहने दी। और इवन जो है इजराइल वहाँ अपने गार्ड लगा के जो है मस्जिद की रक्षा भी करते थे। लेकिन फिर वहाँ से हमले हुए, उस अलग सा मस्जिद से भी हमले हुए इजरायली सैनिकों पर, तो उसके बाद वहाँ पर भी जो है आक्रमण किया गया है। तो सब ये कारण है जिसके कारण हमास और इजराइल के बीच जो है लगातार संघर्ष होते आ रहे हैं। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट कह लीजिए, या पश्चिमी एशिया की समस्या कह लीजिए, मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम कह लीजिए, या फ़िलिस्तीन का संकट कह लीजिए। अब ये जो है लगातार चलने वाला। अब हो क्या रहा है कि हमास जो है इसको, ये पूरे जो इजराइल का जो आक्रमण है, इसको एक बार फिर इसको इंटरनेशनली इस तरह से प्रस्तुत करना चाहता है कि साहब ये मुसलमानों पर आक्रमण हो रहा है, ये अरबियों पर आक्रमण हो रहा है, ताकि अरबी सिंपैथी जो है फिर से एक बार जो है प्राप्त की जा सके। ठीक है, इसी कारण वो लगातार अरबियों से मुसलमानों की सिंपैथी ले रहे हैं। कई देशों ने आपत्ति भी उठाई जिस तरह से इजराइल जो है आक्रमण कर रहा है। वो कह रहे हैं कि साहब इस तरह से आप मानव अधिकार का भी क्या कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स को भी ब्रीचिंग कर रहे हैं, इनक्रोच कर रहे हैं, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो रहा है। तो इस कारण जो है इजराइल पर जो है दबाव बन रहा है। लेकिन इजराइल का ये बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि साहब हम जो है किसी प्रकार के सैन्य जो है आक्रमण को सहन नहीं करेंगे। अब ध्यान रखना कि इसमें होगा क्या, जो अब जो है हम अनुमान लगा रहे हैं कि साहब हमास के ये प्रयास बहुत ज़्यादा सफल होने वाले नहीं हैं। कौन से प्रयास? टू गेदर द अरब सिंपैथी, अरबों की सहानुभूति, मुस्लिमों की सहानुभूति लेने में सफल बहुत मुश्किल, मुझे लगता नहीं कि हो पाएगा, क्योंकि अभी अरबी देशों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, उनके बीच में बहुत मतभेद है। मिस्र के विचार अलग है। दूसरी तरफ सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब एक बड़ा देश है, अरबों का नेतृत्व करने वाला देश हुआ करता था कभी। सऊदी अरब एक बड़ा देश है, यूएई है जैसे, मस्कट में बोल रहा हूँ, ओमान है जैसे, या यमन है, या ये जो देश ट्यूनीशिया वगैरह है, ये इनका झुकाव जो है ऑलरेडी पश्चिमी देशों की ओर हो चुका है। इसमें से कई यूएई ने और सऊदी अरब ने तो थोड़े दिन पहले ही जो है इजराइल के साथ समझौता कर लिया है, क्योंकि ये सब जो है अब आर्थिक विकास के मार्ग पर चले गए हैं। ये सब जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के मार्ग पे चले गए हैं। दुबई, यूएई का पूरा जो कारोबार है वो ही जो है केवल तेल के व्यापार से नहीं चलता, बल्कि वो टूरिज़्म पर डिपेंडेंट है। वहाँ वो तो पूरे देशों के साथ, पूरी दुनिया के देशों के साथ संबंध बनाए बिना उनका काम नहीं चल सकता। तो अरबी देशों का अधिकांशतः झुकाव जो है वो इनकी तरफ हो गया है ऑलरेडी, पश्चिमी देशों की तरफ। तो बहुत मुश्किल है कि वो हमास की कोई बड़ी सहायता कर पाए। मोरली ज़रूर जो है कुछ बोल सकते हैं कि साहब ये गलत हो रहा है, या मुस्लिमों का साथ दिया जाना चाहिए, या अभी देखा होगा कि वो इस बात की बात कर रहे हैं कि रमज़ान के समय ऐसा करना ठीक नहीं था, जबकि है उल्टा, रमज़ान के समय ही हमास ने आक्रमण किया है। पर लोग ये कह रहे हैं कि रमज़ान के समय आप मुस्लिमों को मार रहे हैं, ये जो है ये ह्यूमन राइट्स जो है का भी उल्लंघन है और धार्मिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। तो इस तरह से बड़ा मुश्किल है कि हमास कोई बड़ी चीज़ कर पाए। लेकिन अगर होता है, कुछ देश कर सकते हैं, जैसे तुर्की कर सकता है ना, जैसे इराक कर सकता है। अगर कुछ इन देशों में कुछ गड़बड़ हो, ईरान भी कर सकता है, ध्यान रखना, ईरान भी, चूँकि ईरान अमेरिका का शत्रु है, इसलिए अगर अमेरिका ने कुछ इसमें मतलब इजराइल की तरफ से या इजराइल का साथ देने की कोशिश की तो ईरान ज़रूर आएगा। और उस स्थिति में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू होती है तो ये एक बड़े युद्ध के रूप में जो है कन्वर्ट हो सकता है। अदरवाइज़ तो फिर ये वैसा ही एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बन के रह जाएगी जैसे इसके पहले जो है इजराइल के छुटपुट ऐसे संघर्ष होते रहते हैं। भारत की स्थिति देखें, भारत में क्या रुख है इजराइल के प्रति। देखो, भारत जो है, भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही, अब ये मैं अपना व्यू भी इसमें सम्मिलित करूँगा, ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्रता के बाद से ही भारत का जो सरकारें रही है भारत में, वो थोड़ी सी सेकुलरिज्म पर ज़्यादा केंद्रित सरकार थी। और सेकुलरिज्म के नाम पे और शायद वोटों की राजनीति के कारण वो मुस्लिम जो भावनाएं थी उसके प्रति थोड़े ज़्यादा संवेदनशील होते थे, ज़्यादा भयभीत होते थे उससे। और यही कारण है कि भारत ने हमेशा फ़िलिस्तीनियों का साथ दिया इंस्टीड ऑफ
इजराइल। और इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंध ही नहीं रखे। वर्षों तक भारत ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं रखे, यानी भारत का कोई राजदूत इजराइल में नहीं रहा और ना इजराइल के किसी राजदूत को भारत आने दिया गया। ये बात 1914-15 तक हुई है। इवन 15 में भी भारतीय सरकार ने फिलिस्तीन को जो है सहायता की, फिलिस्तीन का पक्ष लिया है। लेकिन इसी दौरान यही 1914 के आसपास से ही भारत का व्यू बदला भी है। भारत को ये लगा कि फ़िलिस्तीन को साथ देना बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप कश्मीर के आतंकवादियों को साथ दे रहे हैं, क्योंकि फ़िलिस्तीन जो है इजराइल से कुछ क्षेत्र को स्वतंत्र कराना चाहते हैं और कश्मीर के आतंकवादी कश्मीर को भारत से स्वतंत्र कराना चाहते हैं। तो अगर आप फ़िलिस्तीन का साथ देते हैं तो फिर कश्मीर में भी आपका पक्ष कमज़ोर होगा। कश्मीर में लोग कहेंगे कि जब आप फ़िलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, फ़िलिस्तीनियों को उनके क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए उनके आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, तो फिर तो आपको कश्मीर में भी आतंकवाद का समर्थन करना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और भारत में जो एक नई प्रवृत्ति की जो नई सरकार आई 1914 के बाद, एनडीए सरकार, उसने जो है धीरे धीरे इजराइल के साथ अपने संबंध स्थापित करना शुरू किए, इजराइल के साथ सैन्य समझौते किए, इजराइल के साथ आर्थिक व्यापार का समझौता करना शुरू किया, इजराइल के साथ टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज करना शुरू किया। और इस तरह से अब हमारा जो झुकाव है वो इजराइल की तरफ है। ठीक है, क्योंकि इसमें बड़ी भूमिका ये भी है कि हमारा जो मतलब इसी दौर में हमारा झुकाव जो अमेरिका के साथ हुआ, और इसी दौर में अमेरिका का जो पाकिस्तान से एक प्रकार का जो मोह भंग हुआ है, उसने भी भूमिका निभाई कि अमेरिका का पाकिस्तान से भंग हुआ तो चीन का विरोध करने के लिए उसने भारत को साथ देना शुरू किया। चूँकि भारत और अमेरिका के संबंध सुधरे और अमेरिका और इजराइल की मित्रता थी, इसलिए भारत के इजराइल से भी संबंध सुधरे, इजराइल के साथ सैन्य समझौते हुए, व्यापारिक समझौते हुए, टेक्निकल एक्सचेंज हुआ, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज हुआ। तो इन सब चीज़ों के कारण धीरे धीरे अब हमारा रुख जो है इजराइल की तरफ है। इसलिए भारत सरकार अब जो है इसमें इजराइल का ही पक्ष लेने वाली है। ठीक है, तो ये सब कुछ है फिलिस्तीन इजराइल की समस्या, और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें कुछ हद तक आपको स्पष्ट हुई होगी, क्लियर हुई होगी। आगे भी हम ऐसे ही कुछ अंतर्राष्ट्रीय विषय और या ऐसे विषय जो सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, या सामान्य जिज्ञासा की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसे विषय लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।